Hi everyone, welcome back to the channel. Syllabus is that pillar of your preparation upon which your entire preparation is based. They say if you understand the syllabus well, if you can decode the syllabus well, half the battle is won. In this video, I'm going to discuss with you some myths regarding the syllabus जो बहुत लोग assume कर लेते हैं और वो गलतियां करते हैं जो उनको बहुत महंगी पड़ती है. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड सी अगर आप भी वही गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज आप उनको ठीक कीजिए. तो सबसे पहला जो मिथ है, सबसे पहला मिथ यही है कि फेज 1 का कोई सिलेबस नहीं. नॉर्मली पीपल से दिस दैट देयर इज नो सिलेबस फॉर फेज 1. हाउ डू आई फाइंड आउट दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू डू? So that is just an assumption because there is a very clear-cut syllabus for phase 1 defined based upon the previous year papers. अगर आप पिछले 5 साल के, चलिए 5 साल छोड़िए, even if you see the syllabus for last 3 years, I'm sure you will be able to decode the syllabus really well. And that is what we have done for you. अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये आप देख लीजिए कि ये आपका सिलेबस है जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिकोड किया. ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस इज प्योर डिकोडिंग डन बेस्ड अपॉन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पॉज करके जल्दी जल्दी लिख सकते हैं एंड नॉट टेक टाइम एंड कीप रीडिंग दिस टॉपिक्स वन बाय वन. दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम. यही टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं. ठीक है, यहां पे कुछ टॉपिक्स नहीं दिख रहे होंगे, मैं बता देता हूं. एरिया वॉल्यूम के नीचे है प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज. 4 टॉपिक आपको यहां नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आगे बैनर आ रहा है. प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज. इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग तो कॉज एंड इफेक्ट के बाद स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डेटा सफिशिएंसी, और इंग्लिश में ये 3. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जैसे मर्जी, व्हाटएवर वे यू वांट टू मैनेज इट. और इसमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, बिकॉज एग्जाम इज जस्ट क्वालिफाइंग, योर फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग. जस्ट कहना गलत होगा क्योंकि बहुत कॉम्पिटेटिव है, बट स्टिल हम इसमें पीएचडी ना करें, रेलेवेंट चीजें पढ़ें एज पर दी एग्जाम नीड. उसके लिए आई वुड से दैट दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू शुड बी मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन. क्वांट में ये टॉपिक्स हैं under the assumption that you will not be able to do all the questions and you are not required to score 20 or 25 marks out of 13 quant. Scoring 6, 7, 8 marks is going to be sufficient as per the past year trends for you to clear the cutoff. Similarly in reasoning, I have just omitted the puzzles in the sitting arrangements under the assumption कि वो काफी बच्चों के strong areas नहीं होते हैं और आप पेपर में 25 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे because time does not permits you to do that. तो ये टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए. ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट एंड असम्पशन एंड कॉज एंड इफेक्ट. आप पजल्स भी कर सकते हैं बट उसको आप थोड़ी कम प्रायोरिटी पे रखिए. पेपर में भी फर्स्ट योर प्रायोरिटी शुड बी टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दीज मिसलेनियस टॉपिक्स एंड देन गो फॉर द पजल्स बिकॉज पजल्स आर वेरी रिस्की टू सॉल्व एंड दे समटाइम्स डज नॉट गेट सॉल्व्ड in a limited time and then you will panic in the exam. तो ये फेज 1 का हो गया. अगर मैं क्यूआरई की बात करूं रिगार्डिंग दी जीए, अगेन द मोस्ट कॉमन assumption which people make is that GA is GA. If I prepare GA for any other exam, it will help me in RBI grade B also. यहां पे आपको बैंकिंग या यूपीएससी वाली जीए नहीं आ रही है. दिस इज एंटायरली डिफरेंट. दिस इज आरबीआई. दिस इज डिफरेंट लेवल, हायर फ्रॉम बैंकिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी. तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल जीए होती है, बुक्स, अवार्ड्स, ऑब्ituaries, इवेंट, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ऑल दैट, इट वुड कम, बट उसका वेटेज मैक्सिमम 30 होगा. वैसे तो 25 ही होगा आउट ऑफ 80. तो ये एक मिथ है, आप इसको तोड़िए. जो लोग थोड़ा सा नॉलेजेबल है उनको पता है कि भैया जीए के अलावा ये भी आएगा, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड आरबीआई रिपोर्ट्स, स्कीम्स, ईएसआई फाइनेंस, करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स. तो ये चीज अब काफी लोगों को पता है बिकॉज देयर इज टू मच अवेयरनेस अबाउट दिस. बट इसमें भी मैपिंग टू द एक्चुअल सिलेबस इज इंपॉर्टेंट. सपोज यू आर रीडिंग अबाउट द schemes, you cannot read any random scheme, but yes, if there is a scheme related to your syllabus such as gender issues, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, agriculture, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, employment, मनरेगा, so these schemes which are related to your syllabus will any day be more important than
other schemes. Similarly, if you're reading reports on employment, economy, gender issues, health, education, social justice, all these reports will be more important than reading reports on other topics like entertainment industry, media industry, cement industry. These are not at all important because these are not part of your syllabus. तो अगर ये चीजें पता है करनी है तब भी सिलेबस से मैप करो और 3 से 5 महीने की करो। 12 महीने का ये एक मिथ बन गया है कि करना है, क्वेश्चन आते हैं, बट इट इज नॉट फिजिबल टू डू दी करंट अफेयर्स फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने के करना मतलब शायद इससे ज्यादा टाइम तो इसको पढ़ने में लग जाएगा। 12 महीने के पढ़ने के लिए शायद 2 साल चाहिए होंगे, एंड टू रिटेन दैट वुड बी अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिलेबस से मैप करो, 3 से 5 मंथ्स के पढ़ो, और जीए के अलावा ये चीजें भी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू दोज पीपल हु आर न्यू टू दिस एग्जाम। जो वेटरन्स बन चुके हैं उनको ये सारा कुछ पता होगा। दे वुड बी लाफिंग एट मी कि सर ये क्यों बता रहे हो, आपको पता है। बट बहुत लोग नए हर साल इस एग्जाम के लिए घुसते हैं, उनको ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। अब मैं फेज 2 पे थोड़ा मूव करूंगा। फेज 2 में one main thing that you need to understand that your syllabus is indicative, it's not exhaustive. So हमें syllabus दिया गया है, but it is always written in the notification that syllabus is indicative and not exhaustive. इंडिकेटिव का मतलब है कि मोर और लेस यही आएगा, बट इससे बाहर कुछ आ सकता है और आता भी है। I'll give you some examples. If you talk about management, so many people do ask me this thing कि sir motivation में ना ये theories दी हुई हैं, do I have to read these theories only? I'll just show you some questions. Now, I think last year there was one question on theory X and theory Y. Now, this is not given as part of your motivation theories here. Similarly, there was one question where answer was a combination of Fiedler contingency theory and house path goal theory. And house path goal theory is again not given as part of your syllabus. So, jahan motivation aa gaya, though they have mentioned some theories, but if there are other theories related to motivation, they are also equally important for your exam. Usko mat chodo, ye 2-2, 4-4 number बहुत काम आते हैं बाद में. I'll give you another example. Corporate governance का syllabus ना बहुत सीधा है. Factors affecting corporate governance and mechanisms of corporate governance. Now, ये पढ़ोगे तो it is mainly from the descriptive angle. ठीक है, ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बैनर आ रहा है आगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिलेबस बहुत सीधा है, बट इफ यू सी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, ये वाला आया था, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस एट ऑल। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये वाला सिलेबस तो दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये क्वेश्चन आया है आपका थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। ये वाला, ये सिलेबस में कहीं नहीं है, ना ये फैक्टर्स का पार्ट है ना मैकेनिज्म्स का पार्ट है, बट वंस दे मेंशन अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब चौथा मिथ है जो वो है थ्योरेटिकल वर्सेस डायनेमिक। व्हेन वी सी दी सिलेबस, ये फाइनेंस का सिलेबस है, जस्ट फॉर एग्जांपल वी मेनली कंसंट्रेट ऑन रीडिंग द थ्योरेटिकल पार्ट, द स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू ऑल दिस, but exam is becoming more and more dynamic. There would be objective questions not only related to current affairs here, ठीक है, in the descriptive part also. मतलब इसमें से static questions तो आएंगे ही जो normal theory है, but there would be current affair based questions also from this part. और सबसे बड़ी चीज, when I say dynamic angle पकड़ो, अगर आप descriptive paper देखेंगे, last year itself there were 2 questions which were purely based upon your dynamic knowledge about these कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सिलेबस। ओएनडीसी पे क्वेश्चन आया और यूपीआई पे आया, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है यूपीआई, इस पे करंट क्वेश्चन आया था, ओएनडीसी पे क्वेश्चन आया। अब ये चीजें अगर आप बुक्स पढ़ के जाएंगे वहां से नहीं मिलेंगी, यू वुड हैव टू लर्न सर्टन डायनेमिक थिंग्स, हॉट इश्यूज, हॉट टॉपिक्स विच आर डायरेक्टली और रिमोटली रिलेटेड टू योर सिलेबस। और इसका बेस्ट पार्ट बताऊं क्या, आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करो, मैं बार बार बोलता रहता हूं, और
अगर फाइनेंस के पेपर के लिए डायनेमिक चीजें, हॉट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो लाइवमिंट इज द बेस्ट सोर्स। और एक बोनस मिथ बताऊंगा, फिफ्थ मिथ, जो आपका सिलेबस है ना, आपके सिलेबस में कुछ रेफरेंस मटेरियल मेंशन्ड है। नॉर्मली वी इग्नोर दिस रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो अगर आप देखेंगे वो काम की नहीं है। दे आर हार्डली ऑफ एनी यूज हेयर, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ चीजें हैं और इनमें एग्जाम रिलेटेड मटेरियल बहुत कम है। बट इफ यू सी दी सोर्सेज मेंशन्ड हेयर, RBI annual report, report on trends and progress of banking in India, report on currency and finance. This is though mentioned as sources, but this directly becomes part of your syllabus। और इसमें से क्वेश्चन आए, RBI annual report में से फेज 1 में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हो गया, इनमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट इन योर फेज 2 फाइनेंस एग्जाम। तो ये सोर्सेज विच आर मेंशन्ड एज करंट अफेयर्स आर एक्चुअली डायरेक्टली बिकमिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से करनी है। इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन दिस। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड है और RBI वेबसाइट मेंशन्ड है। ये भी दोनों चीजें हमें करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू एक्चुअली वांट टू कवर दी A to Z part of your syllabus. So I hope this would have given you good insight into कि यार सिलेबस एग्जॉस्टिव कैसे करना है, सिलेबस में कुछ चीजें जो हमें लगता है नहीं वो कैसे पकड़ में आ सकती हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीजें कैसे कवर कर सकते हैं। दिस वीडियो वुड हैव गिवन यू अ होल आइडिया ऑफ दैट। बाकी हमारा क्रैश कोर्स है RBI ग्रेड बी 2024 एग्जाम के लिए, वी हैव लॉन्च्ड द क्रैश कोर्स। क्लासेस आर स्टार्टिंग ऑन 30th of July। ठीक है, 30th जुलाई को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाएंगे, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो या फेज 2 का हो। डेली देयर वुड बी 3 स्लॉट्स, क्योंकि फेज 2 का भी कुछ हम अभी पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको। लेकिन जो फेज 1 का है दैट वुड बी इन 2 स्लॉट्स इन द इवनिंग। फेज 1 का 2 स्लॉट्स इन द इवनिंग एंड फेज 2 1 slot in the morning। बाकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो वेयर यू विल गेट ऑल द details about this crash course। Classes are going to start from 30th of July and we are giving you 61% off and you can use this coupon code RBI61 to avail this 61% off। So that is from my side। ठीक है, इसको चीजों को समझो। एफर्ट तभी काम आएगा अगर सही डायरेक्शन में होगा, और सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक अ गॉड्स गिफ्ट टू यू। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिलेबस, आई थिंक you will always go in the right direction and your effort slowly and slowly will start bearing result। Thank you. Have a nice day. Jai Hind।